हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर और ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों की एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी के साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने कितने राइट आंसर को टिक किया है। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के आगामी DSSB ड्राइंग टीचर और बिहार के BPSC और 3.0 एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के LTGIC, TGT, PGT और आने वाले जो भी वनडे एग्जाम है वो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है और ऑप्शन के रूप में दिया गया है रंग, शीर्षक, रेखा और वर्ण। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि चित्रकला का मूल तत्व है और किसकी, भारतीय चित्रकला का। तो याद रखिएगा, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि मूल तत्व जो है चित्रकला के कितने हैं। तो टोटल जो है वो 6 माने जाते हैं और ये 6 मूल तत्व कौन कौन से हैं इसको आप लोग याद रखेंगे। पहला जो होता है वो होता है रेखा, दूसरी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं रूप, तीसरी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं वर्ण या इसी को हम लोग रंग के भी नाम से जानते हैं, चौथी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं तान, पांचवी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं पोत या इसी को हम लोग वयन के भी नाम से जानते हैं या इसी को हम लोग टेक्सचर भी कहते हैं, और छठी और लास्ट जो होती है उसको हम लोग कहते हैं अंतराल। तो ये कुल मिला जुला के 6 जो तत्व होते हैं ये चित्रकला के मूल तत्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कि भारतीय चित्रकला जो है वो हमारी मूलतः रेखा पर आधारित है और भारतीय कला जो है वो रेखा प्रधान मानी जाती है। तो इसका सुंदर रूप हमें अजंता की गुफाओं में भी देखने को मिलता है और भारतीय चित्रकला जो प्रधान रही है वो रेखाओं पर ही प्रधान रही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो कि आप लोग जानते हैं, नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी। ऑप्शन के रूप में गगनेंद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, अवनींद्र नाथ ठाकुर और सादाचरण उकीर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना होती है वो किस सन में होती है। तो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और इस संस्था की जो आधारशिला रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी। तो वो गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा रखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। गगनेंद्र नाथ टैगोर जो थे ये भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार माने जाते हैं। तो इनको भी याद रखिएगा, ये प्रथम भारतीय कौन है, घनवादी कलाकार है। इनको आप लोग याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार करेंगे। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थापना कब होती है, 1907 में होती है। तो राइट आंसर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3rd नंबर पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अनेक तीर्थंकन किस सचित्र पोथी में चित्रित है। ऑप्शन के रूप में बसंत विलास, चित्रकल्पद्रुम, कालकाचार कथा और उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कालकाचार कथा। कालकाचार कथा जो है ये प्राचीनतम जैन धर्मों में से एक बहुत ही उल्लेखनीय चित्र मानी जाती है और इसमें जो जैन धर्म के तीर्थंकन, चाहे ऋषभदेव हुए, चाहे नेमिनाथ हुए, चाहे जो भी जैन धर्म के तीर्थंकन महापुरुष थे वो इन्हीं में चित्रित किए गए हैं कालकाचार कथा में, और ये एक ताड़पत्रित ग्रंथ मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4th नंबर का है कि कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ है। ऑप्शन के रूप में जो दिया गया है भूपत पाल सिंह,
संसार चंद, राम कृपाल सिंह और सावन सिंह। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों जरा मैं आप सभी लोगों को आंसर के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन गलत आंसर भी दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए नहीं हुआ है, और यहाँ पर भूपत पाल सिंह, संसार चंद्र, राम कृपाल सिंह और सावन सिंह दिया गया। देखिए जो भूपत पाल सिंह, राम कृपाल सिंह, ये जो और जो जो सावन सिंह जो थे, इनका जो संबंध रहा है वो राजस्थानी शैली से रहा है, याद रखेंगे। और इनका जो बहुत ही फेमस थे संसार चंद्र जो थे, ये कांगड़ा शैली के जो विकास में या चित्रकला के जो स्वर्णकाल देखने को मिला जाता है वो संसार चंद्र के ही शासनकाल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नहीं पुटअप किया जा रहा है। और जो कृपाल सिंह है और जो भूपत पाल हैं, ये पसौली शैली के कलाकार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ए, सी और डी, ये तो तीनों नहीं हुए। और इसमें से संसार चंद्र तो कांगड़ा शैली के विकास के उल्लेखनीय शासक माने जाते हैं। इनके शासनकाल में स्वर्णकाल माना जाता है कांगड़ा शैली का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पुटअप किया जा रहा है और तीन जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग आने वाले जो भी एग्जाम है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कर कर ही अपने आंसर को टिक करिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें नहीं होता और इसमें पूछ लेता कि कांगड़ा शैली के विकास के शासनकाल में हुआ था, तो वो संसार चंद हो जाते। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं पुटअप कर रहा है तो अब आपके कोई भी ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। यहाँ पर याद रखेगा ये मुगल शासनकाल से संबंधित क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, और मुगलों के शासनकाल में जो अकबर का शासनकाल था वो बहुत ही उल्लेखनीय माना जाता है। और अकबर के शासनकाल में बहुत सारे कलाकार जो थे वो उनके दरबार में कार्य करने वाले थे। उनमें से जो हिंदू कलाकारों की जो संख्या थी वो सर्वाधिक मानी जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक जो संख्या थी किसकी थी, तो हिंदू चित्रकारों की थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसको टिक करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि हिंदू चित्रकारों की अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है कि हिंदू चित्रकार अकबर के दरबार के कौन थे, तो पहला जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे दशवंत हो गए, दूसरे जो थे वो वैशावन हो गए, तीसरे जो हो गए आप लोगों के केशव हो गए। ये सभी जो कलाकार थे ये हिंदू कलाकार थे, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन के रूप में गाय दिया गया है, मृग दिया गया है, अश्व दिया गया है और सांड दिया गया है। इस ऑप्शन को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और कमेंट करिएगा। देखिए हम लोग बात करेंगे सारनाथ, जो कि वाराणसी से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर ये सारनाथ स्थित है। और सारनाथ जो था ये मौर्य काल के शासनकाल की स्थापत्य कला का जो विकास देखने को मिलता है ये सारनाथ के स्तंभों में भी देखने को मिलता है। और बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और सारनाथ के जो स्तंभों पर जो पशुओं का अंकन है वो आप लोग से पुटअप कर रहा है। पशु की आकृति पूछ रहा है और इसमें नहीं पूछ रहा है। तो पहले हम लोग देख लेंगे इस क्वेश्चन में कि पशु की आकृति कौन कौन सी है। तो यहाँ पर बुल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सांड कहते हैं, बुल है। दूसरी जो है वो हार्स है, जिसको हम लोग अश्व कहते हैं। तीसरी जो है उसको हम लोग एलिफेंट कहते हैं, जिसको हम लोग हाथी कहते हैं। और जो एल है अर्थात बाघ है। तो दोस्तों ये पशु जो हैं वो अंकित हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पर गाय भी नहीं है और मृग भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है,
रॉन्ग है। इस पे किसी प्रकार का कोई ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है। तो आप लोग इसी प्रकार से अपने आंसर को चेक करके ही टिक किया कीजिए और इस बात को याद रखिए। इसको ट्रिक से अगर हम लोग याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन पुटअप करें कि सारनाथ स्तंभ पर कितने पशु हैं, तो 4 पशु हैं और इनका ट्रिक जो होता है BHEL, भेल। भेल भारत की एक नवरत्न कंपनी मानी जाती है और इसी को आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। 20 से जो होता है बुल, यस से जो होता है हॉर्स, ई से होता है एलिफेंट और एल से होता है लायन मतलब बाघ। तो ये सारे पशु हैं, इनको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन के रूप में झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार आप लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ये बहुत ही प्राचीन काल की गुफा मानी जाती है और इसका जो समय माना जाता है वो 300 ईसा पूर्व की मानी जाती है, अर्थात मौर्य काल की ये गुफा मानी जाती है। मौर्य काल की गुफा मानी जाती है। इसी गुफा में अजंता से पहले जो भित्ति चित्र हैं वो हमें देखने को मिलता है जोगीमारा की गुफा में। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र किस गुफा में देखने को मिलता है, तो वो जोगीमारा की गुफा है। अगर हम लोग ऑप्शन के रूप में बात करें, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और आंध्र प्रदेश दिया गया है, तो यहां पर इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। वर्तमान में ये जो है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत के अंतर्गत आता है। और ये जो जोगीमारा की गुफा है जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी को भी पुटअप किया जाता है। वो पहाड़ी जो है वो है रामगढ़ की पहाड़ी। इसको याद रखेंगे, ये पहाड़ी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो आप लोगों को करेंट पूछ रहा है तो छत्तीसगढ़ को टिक करेंगे। झारखंड जो था वो प्राचीन काल में था, लेकिन वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ दे तो आप लोग छत्तीसगढ़ को टिक करेंगे। तो इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जाते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन की अल्तामिरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं। सभी लोग जानते हैं स्पेन की जो गुफा है ये वेस्टर्न आर्ट में जो पूछी जाती है। यहाँ पर ये वेस्टर्न आर्ट की प्रागैतिहासिक काल की ये गुफा है और इस गुफा की तुलना भारत की एक प्रसिद्ध गुफा है जिसकी तुलना की जाती है और ये मध्य प्रदेश की बहुत ही फेमस गुफा है, पंचमढ़ी की गुफा। इसकी तुलना इस गुफा से की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ये ए हो जाएगा। पंचमढ़ी की गुफा है, मध्य प्रदेश में स्थित है और अपने ये विस्तृत प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। तो ये पॉइंट को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है, जिसको हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में और जोधपुर में। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो है इसको हम लोग जयपुर को यहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का है कि प्रणय दूत चित्र चित्रित है। ऑप्शन के रूप में दिया गया अवनींद्र नाथ ठाकुर द्वारा, गगनेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा और अमृता शेरगिल द्वारा। तो प्रणय दूत चित्र जो चित्रित की गई थी वो किसके द्वारा चित्रित की गई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो प्रणय दूत जो थी वो देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि प्रणय दूत जो है वो अवनींद्र नाथ के चित्रों में बहुत ही उल्लेखनीय चित्र माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंदरिया महादेव मंदिर। और ऑप्शन के रूप में जो दिया गया है रामनगर में, नागौर में, छतरपुर में या कानपुर में।
तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश के जो खजुराहो का जो क्षेत्र आता है उसके छतरपुर के अंतर्गत आता है। तो कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो छतरपुर, यहाँ पर जो दिया गया है, तो राइट आंसर छतरपुर हो जाएगा। और ये खजुराहो के उल्लेखनीय मंदिरों में से एक मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखेंगे। 12 है कि जग निवास महल कहाँ स्थित है। जग निवास महल जो है वो अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय माना जाता है। ऑप्शन के रूप में जो दिया गया है कि अलवर में या उदयपुर में या जयपुर में या चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है जो जगमहल है ये उदयपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उदयपुर में इस महल का निर्माण जो है वो किसने कराया था, तो वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ये बहुत ही उल्लेखनीय जगमहल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास होता है। तो आप लोग जानते हैं कि 7वीं शताब्दी आते आते बौद्ध कला जो होती है वो पतन के अर्थात ह्रास के कगार पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर जो पुटअप करा है कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य में जिस शैली का उद्भव और विकास हुआ वो ऑप्शन के में दिया गया है राजपूत शैली, जैन शैली, मुगल शैली या पाल शैली। तो यहाँ पर देख रहे हैं राजपूत शैली का भी जो टाइम ड्यूरेशन था वो अलग था, मुगल शैली का जो टाइम ड्यूरेशन था वो अलग था। लेकिन यहाँ पर जो 7वीं से 12वीं शताब्दी का मध्य माना जाता है वो मध्यकाल की चित्रकला मानी जाती है। और मध्यकाल की चित्रकला में जो उद्भव और विकास जो होता है वो पोथी चित्रों का विकास होता है, उद्भव होता है। और पोथी चित्रों में जो सर्वप्रथम जिस शैली का विकास हमें देखने को मिलता है वो थी पाल शैली। और पाल शैली के जो चित्रों का उद्भव और विकास माना जाता है वो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी को आप लोग टिक करेंगे, सॉरी डी को टिक करेंगे, मैंने सी लिख दिया, तो डी को आप लोग टिक करेंगे। पाल शैली, पाल शैली जो पाल वंश के शासकों के संरक्षण में जिस शैली का विकास हुआ और वो पाल शैली थी। पाल शैली जो पाल वंश की साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो गोपाल पाल के समय में मानी जाती है। और गोपाल पाल का समय जो माना जाता है वो मध्यकाल का माना जाता है। तो राइट आंसर को आप लोग हर तरह से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का कि शकुंतला वियोग किसकी कृति है। ऑप्शन के रूप में रामचंद्र दिया गया है, राजा रवि वर्मा दिया गया है, शैलेंद्र नाथ डे दिया गया है और अवनींद्र नाथ ठाकुर दिया गया है। तो जो शकुंतला वियोग का जो मार्मिक चित्रों का अंकन किया गया था वो राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था। ये इनकी बहुत ही उल्लेखनीय चित्र मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है। बहुत ही उल्लेखनीय चित्र है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस पेंटिंग को निर्मित करने वाले जो कलाकार थे, मैं बता देता हूँ, ये नंदलाल बोस जी की ये कृति है। तो नंदलाल बोस जी ने इस कृति को किस माध्यम में अंकित किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नंदलाल बोस जी यहाँ पर आए हैं तो इनका जन्म जो कब होता है, तो आप लोग याद रखेंगे 1883 में होता है। इनका जन्म कहां पर होता है, तो ये खड़गपुर जिले के, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है। तो आप लोग याद रखेंगे नंदलाल बोस जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का है कि अजंता के भित्ति चित्रों से पहले
किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण दिखाई देता है, तो वो थी जोगीमारा की गुफा। और जोगीमारा की गुफा किस काल की मानी जाती है? तो मौर्य काल की मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का है कि चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर चंबा आया हुआ है, तो चंबा जो थी ये किस शैली के अंतर्गत आती है? तो ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। और पहाड़ी रियासतों में ये बहुत ही उल्लेखनीय किस कार्य के लिए जानी जाती है? तो ये अपने रूमालों के लिए बहुत ही विख्यात रही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 18 नंबर का क्वेश्चन कि केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? केंद्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना जो होती है, बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसकी स्थापना जो होती है वो 5 अगस्त 1954 अर्थात 5 अगस्त 1954 की इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना के जो प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं वो डीपी राय चौधरी जी को माना जाता है। अर्थात डीपी राय चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। डीपी राय चौधरी जो है एक भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ये कौन है? तो ये मूर्तिकार हैं, इनको याद रखेंगे। इनका जन्म कहाँ पर होता है? याद रखेंगे, ताजहट में होता है। ताजहट कहाँ पर है? वर्तमान में बांग्लादेश में है। और इनका जन्म कब होता है? तो 1899 में होता है। मृत्यु कब होती है? 1975 में। तो इन सभी बातों को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है कि पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का जो अंकन देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जी दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। जो रस मंजरी है ये बहुत ही उल्लेखनीय मानी जाती है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि जो रस मंजरी है इसकी जो लेखक जो रचयिता थे वो कौन थे। पहले हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि रस मंजरी का जो अंकन देखने को मिलता है वो बसोहली शैली में देखने को मिलता है। इसी को हम लोग बसोहली के भी नाम से जानते हैं। और रस मंजरी जो है ये किसकी कृति मानी जाती है? तो कृति को याद रखेंगे। कृति जो है वो भानुदत्त की कृति मानी जाती है। बहुत ही फेमस है भानुदत्त, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गए। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऊपर भी मैंने उल्लेख किया था नंदलाल बोस जी के बारे में। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि नंदलाल बोस जी का जन्म जो हुआ था वो मुंगेर में हुआ था। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और ये मुंगेर कहाँ पर है? तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। बिहार जो ये है ये खड़गपुर के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे बिहार के बहुत ही फेमस जो नंदलाल बोस जी हैं। तो जितने भी बिहार के पेपर होने वाले हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछने की पूरी उम्मीद होती है। नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर के एक बहुत ही शीर्षक माने जाते हैं, शिष्य माने जाते हैं। और ये जो थे बंगाल शैली के कलाकार माने जाते हैं। इनका कार्य जो था एक बहुत ही उल्लेखनीय माना जाता है। और नंदलाल बोस जो थे वो शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में इन्होंने शांति निकेतन के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य भी किया है। तो इनको याद रखेंगे। इनका जन्म जो होता है बार बार पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म जो होता है 1883 में होता है। कहाँ पर? मुंगेर में। नेक्स्ट